अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक इंतहाई तारीख साज दिन होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज तक जितनी भी अहम तरीन समातें हो चुकी हैं, कल जो समात होने जा रही है इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ देम। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर का फैसला होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन अल्तवा केस के हवाले से जो समात अभी जारी है वो कल मंडे मॉर्निंग इंशाल्लाह, जब एक नए हफ्ते का आगाज होगा, अगले हफ्ते का पहला दिन होगा, उस दिन एक बहुत अहम मोड़ ले सकती है ये समात। इस डर से पहले तो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान, बिलखुसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब पर हर तरह का घटिया हमला सहाफ़ियों के जरिए करवाया गया। जिस तरह से घटिया तरीन सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई, मिलिशियस कैंपेन चलाई गई चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ, सो मच सो कि जिस तरह मरियम नवाज खुल के एतराफ़ करती आई हैं कि मेरे पास कुछ बहुत अहम लोगों की वीडियोस पड़ी हुई हैं और मियाँ साहब जब चाहेंगे उनको इस्तेमाल करेंगे। ये वैसे माशाल्लाह अब रमज़ान का महीना है, पहला ख़ानदान ऐसा देखा है जो इतना खुलकर ऐसी चीज़ों का खुलेआम बड़े फ़ख्र से इनको फ्लॉन्ट करता है, एतराफ़ करता है और शेखियाँ बिगाड़ते हुए कहता है कि हम जिसको चाहें वीडियोज़ के ज़रिए ब्लैकमेल कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सहाफ़ियों के जरिए, जिस दिन मरियम नवाज का कसूर जलसा था शाम को, सुबह से इस किस्म की ट्वीट्स करवानी शुरू कर दी गई कि चीफ जस्टिस के पास चंद घंटे हैं, फौरी तौर पर इस्तीफा दे दें या फिर नून लीग की फरमाइश के मुताबिक एक फुल कोर्ट बना दें। अगर ये ना किया गया तो चीफ जस्टिस के खिलाफ ऐसी ऐसी खौफनाक और ख़तरनाक ऑडियोज़ और वीडियोज़ जलसे में लीक की जाएंगी कि आप याद रखेंगे। और अंदाज़ा करें, उस दिन किसी और सियासी जमात का कोई जलसा या कोई गैदरिंग नहीं थी। उस दिन सिर्फ नून लीग का जलसा था और मरियम नवाज का कसूर जलसा था। सो पॉइंट ये है कि अदलिया को हर तरह से, जहां एक तरफ प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है पहले सहाफ़ियों के जरिए, और अब तड़प कर मियाँ साहब को तकरीबन 48 से 50 घंटे कबल खुद मैदान में उतरना पड़ा और अपने प्यादों को साइड पे करके मियाँ साहब ने खुद धमकियां लगानी शुरू कर दी रियासती इदारों को। अंदाजा करें, एक कन्विक्टेड क्रिमिनल, एक एब्सकॉन्डर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सजा याफ्ता है, जिनको जेल में होना चाहिए था ऑल दिस वाइल, जब वो 50 रुपए के एफिडेविट पर गलत बयानी करके पाकिस्तान से फरार हो गए, वो आज बैठकर डिक्टेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मियाँ साहब, सुप्रीम कोर्ट के किसी मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने आपको मशवरा नहीं दिया था कि आप जाली कतरी खाते ईजाद करें, जाली कैलिब्री फॉन्ट ईजाद करें, जाली ट्रस्ट डीड जमा करवाएं। इमरान खान ने आपको मशवरा नहीं दिया था कि आप मनी ट्रेल जमा करवाने की बजाय इस किस्म के लतीफ़े ईजाद करें और ये जालसाजियों के नए रिकॉर्ड्स कायम करें। ये आपकी खुद की करनी है। और अल्लाह की शान, आज आप हमारे रियासती इदारों को धमका रहे हैं कि अगर फैसला इलेक्शन करवाने के हक में आया तो डॉलर 500 रुपए तक चला जाएगा। किसको धमकियां दे रहे हैं आप? वो जिस तरह आपकी साहबजादी फरमाती हैं कि अब ये मेरा दूसरा रूप देखेंगे, अवाम ने भी अच्छा हुआ आपका ये दूसरा रूप देख लिया, क्योंकि पहला रूप वो था कि डॉलर को डार ने फेंटी लगा दी। डार के आते ही डॉलर की उड़ान जो थी वो खत्म हो गई, डॉलर के पर कट गए, डॉलर नीचे की तरफ। और ये गरीदा फारूकी और कुछ दीगर सहाफ़ियों ने बड़ी इंकरेजिंग ट्वीट्स की जब सितंबर 2022 में इसहाक डार साहब को लाया गया। और उसके बाद से अल्लाह माफ़ करे, जो पाकिस्तानी अवाम की हालत कर दी गई है। कहाँ 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हर ख़ानदान को इमरान खान हुकूमत दे रही थी, और कहाँ आज एक 10 किलो के आटे के पीछे अवाम जलील होकर रह गई है, जाने जा रही हैं लोगों की। उधर ज़कात डिसबर्समेंट जब हो रही थी वहां पे लोगों की हलाकतें हुई, आटे के थैले के पीछे लोगों की जाने जा रही हैं। सो ये हालात आपने मुल्क के कर दिए हैं और अब आपको पता है कि इलेक्शन अब आपके हाथ से निकल चुका है। ये जितने भी रिपब्लिक थिंक टैंक की तरफ से जो अभी सर्वेस सामने आ रहे हैं, या कोई भी चैनल अगर अपने इंडिपेंडेंट सर्वेस भी करवाता है तो उसके यही रिजल्ट सामने आते हैं कि इमरान खान हर जगह 90 से 95% सीट्स जीतते हुए नजर आ रहे हैं। सो जाहिर है, इस तरह की जब प्रोजेक्शंस इनके सामने आती हैं तो ये हर तरह का हरबा आजमाते हैं कि इलेक्शन से भागा जाए और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा शोर मचाते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड नवाज शरीफ साहब की नजर में यह है कि जिस तरह जस्टिस सजाद अली शाह साहब, जो उस वक्त के द देन चीफ जस्टिस थे, जो इनके खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत कर रहे थे, उन पर जिस भौंडे तरीन अंदाज में इनके गुंडों ने हमला किया, जिसका सीक्वल लोगों को खतरा है कि सीक्वल ना हो जाए, कल दोबारा से उसका वो ये एपिसोड रिपीट ना हो जाए, इसलिए
वुकला कम्युनिटी भी बाहर निकल रही है कल शाह दस्तूर पर। कल जब ये समाअत हो रही होगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर अवाम और वुकला की एक कसीर तादाद ने फैसला कर लिया है, अनाउंस भी कर रहे हैं वो कि हम सब पहुंच रहे हैं इस खतरे के पेश नज़र कि दोबारा से अपने गुंडों के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर फिजिकल अटैक ना करवाएं। क्योंकि सोशल मीडिया अटैक करवा के देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके मियाँ साहब ने धमकियां लगाकर देख ली, कुछ नहीं बना। कोई ऑडियो वीडियो लीक, कोई किसी चीज से ये नहीं डरे, क्योंकि जाहिर है किसी के खिलाफ आपके पास कुछ होगा तो आप रिलीज करेंगे ना, हर कोई तो आपका कॉम्प्रोमाइज्ड प्यादा नहीं होता। सो इनके हालात ये हैं, इनको उस तरह के जजेस पसंद हैं जिस तरह जस्टिस सईदुज़्ज़मान थे, जिस तरह उन्होंने उन चीफ जस्टिस सजाद अली शाह जिनको मारा गया, पीटा गया नून लीग के गुंडों की जानिब से, और सिर्फ इसलिए कि वो मियाँ साहब के खिलाफ तौहीन अदालत केस सुन रहे थे, उनको बरतरफ करने में जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने अपना किरदार अदा किया। लिहाजा आपने देखा कि उनको नवाजने में कोई कसर नहीं छोड़ी नून लीग ने। उनको गवर्नर का ओहदा नवाजा गया और फिर रफीक तारड़ साहब जो अता तारड़ के दादा थे अल्लाह बख्शे, वो जिस तरह से उनका बताया जाता है ब्रीफ केसेस उनके बड़े मशहूर, प्रिंट मीडिया उस वक्त होता था, बड़ा बड़ा वो रिपोर्ट किया गया किस तरह ब्रीफ केस पकड़ पकड़ कर वो जा रहे थे और किस तरह से फिर उनको भी सदर बनाया गया, सदर पाकिस्तान बनाया गया। और इसी तरह जिस जज ने भी इनके लिए काम किया उसको इन्होंने नवाज दिया। अभी ये अपकमिंग चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से भी जब ये बात करते हैं कि वो जो फैसला करेंगे हम वो कबूल करेंगे, उनसे पहले हम मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फैसला कबूल नहीं करेंगे। इन्हीं का लिया हुआ अज खुद नोटिस था जिस पर ये हुकूमत बनी और इमरान खान की हुकूमत गई, लेकिन अब ये इनको काबिल कबूल नहीं, क्योंकि वक्त पर इलेक्शन करवाने की बात कर रहे हैं। जो काजी फाइज ईसा साहब है उनको भी से कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं कि हम उनकी कही हुई बात मानेंगे। ये वही है काजी फाइज ईसा साहब जिन्होंने इनका हुदैबिया पेपर मिल्स केस जो था, नवाज शरीफ साहब का करप्शन केस, वो ख़त्म किया ये कहकर कि ये टाइम बार्ड है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। और अभी भी आपने देखा रिसेंटली उमर अता बंदयाल साहब को इसी अज़खुद जो नोटिस दिया गया इस केस की समाअत करने से काजी फाइज ईसा साहब ने रोकने की कोशिश की, जिसको बाद अज़ां उड़ा दिया गया उस ऑब्जर्वेशन को और वो इनवैलिड करार पाई। और आपने देखा कि जो ही वो ये करते हैं, साथ ही जो काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस था शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत उसको वापस ले लेती है। यानी ये 11-12 महीने उनको ख्याल नहीं आया, लेकिन जो ही एक फेवर उनको एक तरह से मिलती है तो जो कि मिल नहीं सकी, लेकिन काजी फाइज साहब ने पूरी कोशिश की कि उमर अता बंदयाल साहब को रोका जाए समाअत करने से, लेकिन जवाबन आप देखें कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने फौरी तौर पर उनके खिलाफ जो रेफरेंस था, जो दुरुस्त था, ये गलत था, ये अलग कानूनी बहस है। बहुत से कानूनी माहिरीन कहते हैं कि वो गलत रेफरेंस था, बहुत से कहते हैं कि वो दुरुस्त था। इस बहस में जाए बगैर सोचने की बात यह है कि एक जो उनको लगा कि एक ऐसा जेस्चर जो इनको एक तरह से फेवर एक्सटेंड की जा रही है, तो अदले का बदला, यानी फेवर के बदले फेवर देने की जो रिवायत है वो शरीफ खानदान ने बरकरार रखी। सूरत हाल ये है, इनको लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह की चाहिए कि जो जिस तरह मैंने आपको जजेस का बताया, मिसालें दी कि किस तरह से ये राना शमीम जो कि चीफ जज थे गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने किस तरह से जस्टिस साकिब निसार साहब फॉर्मर चीफ जस्टिस और अभी लाहौर हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस उमर फारूक जो उस वक्त पाकिस्तान में थे भी नहीं, उनको मिलाइन किया और एक ऐसी स्टोरी घड़ी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को किसी सूरत भी सजा जो है उनकी खत्म नहीं होनी चाहिए अगले इलेक्शन से पहले, वरना वो इलेक्शन में आ जाएंगे, वरना वो जीत सकते हैं। इस तरह का नून लीग को फायदा देने के लिए जो बयानियां बनाने की कोशिश की, अदालत में रुस्वा हुए, माजरत करनी पड़ी उन्हें, और बाद अज़ां उनके बेटे ने भी कन्फेस किया कि हमारे नून लीग के साथ बहुत गहरे मरासिम हैं। तो ये इनकी एक लाजवाल दास्तान है और इन फेवर्स की एक्सचेंज का लामुतनाही सिलसिला है जो हम शायद बताते थक जाएं, लेकिन वो फेवर्स के जो किस्से हैं वो तमाम नहीं होंगे। इसी तरह लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाएं। लेवल प्लेइंग फील्ड इनको ये चाहिए कि जिस तरह जनरल जियाउल हक ने, अगर आपको याद हो, बिकॉज वी वरंट इवन बोर्न बैक देन, लेकिन हम पढ़ते हैं तारीख की किताबों में कि मई 1988 में जिस वक्त जियाउल हक साहब ने जुनेजो साहब को बरतरफ करके नेशनल असेंबली यानी कौमी असेंबली तोड़ दी थी, अगले ही दिन द देन चीफ मिनिस्टर पंजाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, अगले ही दिन अपने रूहानी वालिद साहब की नक्शे कदम पर चलते हुए फौरी तौर पर पंजाब असेंबली तोड़ते
और चूंकि उनको वो रूहानी वालिद कहते थे ज़ियाउल हक साहब को और उनके रूहानी बेटे थे, तो रूहानी बेटे साहब ने अंदाज़ा करें इतनी बड़ी गैर आइनी और गैर कानूनी हरकत की कि ज़िया साहब की जाहिर है उनको पूरी सपोर्ट हासिल थी। तो उस वक्त जो लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे वो बताते हैं कि मियाँ साहब खुद निगरान वजीर आला बनकर बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ बाकायदा इलेक्शन कैंपेन चलाते रहे, लेकिन इस लाकानूनियत पर कोई पूछने वाला ना था, जिस तरह आज की लाकानूनियत पर कोई पूछने वाला नहीं। और अफसोस कि ये पीपल्स पार्टी जिसने आइन लिखा भी, जो क्रेडिट लेती रही कि जी हमारी पार्टी है जिसके पास ये एजाज़ हासिल है कि हमने आइन लिखा, वही इस वक्त जो इतनी बड़ी आइन शिकनी करने की कोशिश की जा रही है उसका साथ दे रहे हैं, आइन के साथ नहीं खड़े। पीपल्स पार्टी यानी बेनज़ीर भुट्टो तो खुद सबसे ज़्यादा इसका विक्टिम रही हैं आइन शिकनियों का, माजी में जो कुछ मियाँ साहब करते रहे, इदारों को साथ मिलाकर जजेस में लड़ाई करवाते रहे। बेनज़ीर भुट्टो कहती थी कि नवाज शरीफ अपना इक़्तिदार बचाने के लिए जजों को आपस में लड़वा देते हैं। तो आज क्या हो रहा है? आज भी एग्जैक्टली यही कर रहे हैं मियाँ साहब कि अब खुद सामने आ रहे हैं। पहले जो बातें सहाफ़ियों से कहलवा रहे थे, अब खुद सामने आकर फरमा रहे हैं कि जी ये जज भी बुग़्ज़ से भरा है, वो भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं। जज वही ठीक है शरीफ खानदान की नज़र में जो इनको हर जायज़ नाजायज़ रिलीफ दे, जो जज आइन की पासदारी की बात करे, करप्शन पर इन्हें सवाल करे, जाली कतरी खत, जाली कैलिब्री फॉन्ट, जाली ट्रस्ट डीड और दीगर जालसाजियों पर आमीन कहने की बजाय इनको सवाल करे, कटहरे में इनको खड़ा होकर जवाब देना पड़े, वो जज इनका दिल चाहता है कि वो सफ़ाए हस्ती से ही मिटा दिया जाए। तो देखते हैं जी क्या होता है, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। हमारी तो पूरी सपोर्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, आइन की पासदारी होनी चाहिए। अब घबराहट इनको ये है कि जो भी इलेक्शन का सर्वे होता है, अभी रिपब्लिक थिंक टैंक ने सर्वेज किए हैं कुछ, वो जिस डिवीजन का भी सर्वे निकालते हैं उसमें पीटीआई लार्ज मेजॉरिटी से जीतती हुई नजर आती है। अभी मैं देख रही थी फैसलाबाद डिवीजन का रिजल्ट अभी कुछ घंटे पहले उन्होंने पोस्ट किया है राना साहब की इतला के लिए, अर्ज राना सनाउल्लाह साहब की इतला के लिए, कि उसमें पीटीआई इमरान खान 27 सीट्स जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि नून लीग 8 सीट्स जीतती हुई नजर आ रही है और पीपल्स पार्टी 1 सीट, इसी तरह जो दीगर 1-2-3 जमातें हैं वो 1-1 सीट जीतने की पोजीशन में नजर आती हैं। 1-1 सीट, ये जो जरदारी को कहते हैं कि बड़ा सियासत का गुरु है, 1-1 सीट अंदाजा करें। और पीएमएलएन जो कभी वाकई पंजाब इनका गढ़ हुआ करता था, आज इमरान खान ने बिल्कुल इनको अपने से 3 से 4 गुना कम करके श्रिंक कर दिया है। और जाहिर है ये अल्लाह की मदद है इमरान खान के साथ। सो वो इमरान खान जो 10 लाख रुपए पे हर खानदान को मुफ्त इलाज दे रहा था, इसी खजाने में से, इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में से आज 10 किलो आटे की बोरी पर, 10 किलो आटे के थैले पर जलील कर दिया इन्होंने अवाम को कि लाशें गिर रही हैं। उधर सिंध में ज़कात डिसबर्समेंट होने लगी तो वहां पे लोगों की जो है हलाकतों की खबर आई। तो ये वो लोग हैं जो रमज़ानुल मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने में भी अवाम को ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करवाने से बाज नहीं आ रहे। तो देखते हैं क्या होता है जी। जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह विल कीप यू पोस्टेड। मैंने कल ट्विटर पे अनाउंस किया था कि मैं इंशाल्लाह रोज़ वीलॉग किया करूँगी, तो मैंने वादे के मुताबिक शुरू कर दिए हैं और इंशाल्लाह हम इनको कोशिश करेंगे कि बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपडेटेड रखें हर चीज़ पे और हक़ की आवाज़ बुलंद करते रहें इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला का अपना नाम अल हक़ है और बातिल कभी भी हक़ पे फातेह नहीं हो सकता इंशाल्लाह। बातिल कुछ अरसे के लिए तंग ज़रूर कर सकता है लेकिन अल्टीमेटली फ़तह हक़ की ही होती है इंशाल्लाह। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।